हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म पार्ट 3 से। इसमें हम क्या देखने वाले हैं? आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म हम कह सकते हैं। ऑल्सो द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, कहां कहां जिम्नोस्पर्म्स यूज होते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं, आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। यानी कि हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जिम्नोस्पर्म को पढ़ने के। बाकी सारे फीचर्स हमने प्रीवियस 2 सेशंस में कवर कर लिए हैं। ये सारी चीजें आप कहां पर पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के प्लेटफॉर्म पर, जो कि आपके लिए नीट की कंप्लीट कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाते हैं। यानी कि आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद, कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद या कुछ वीडियोस देखने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप कंप्लीट एंटायर कोर्स फॉर नीट आराम से कर सकते हैं। कहां पर? मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर। और ऐसा वैसा नहीं, कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सो इट इज विद द बेटर क्वालिटी, विद द बेस्ट क्वालिटी, और आई मस्ट से एंड द बेस्ट टीचर्स ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, राइट? तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको सबसे पहले बता देती हूं कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या रहता है। सबसे पहले वी गो विद द टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे टॉपिक्स जो हैं हर चैप्टर के वो कवर हो जाएं, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है, फॉलोड बाय डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। वो आपको कहां मिलता है? मुझे किसी स्टूडेंट ने मैसेज भी किया हुआ है कि मैम मुझे पीडीएफ नहीं मिल रहा। सो माय डियर स्टूडेंट, आप अगर उसके किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां एक लिंक दी होगी डीपीपी को डाउनलोड करने की। उस पर क्लिक करके आपको डीपीपी डाउनलोड करनी है। फिर उसे आप खुद से सॉल्व करिए, क्वेश्चंस लगाइए। अगर बन जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं बनते हैं, आपके लिए देखना जरूरी क्या है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के पीडीएफ के बाद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन वीडियो, जो कि आपको वापस से मिलता है कहां? इसी चैनल पर, फॉलोड बाय द चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे ही हम चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, हर टॉपिक के लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वी स्विच ऑन टुवर्ड्स द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर एंटायर चैप्टर। बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एंड देन वी गो विद द लिस्ट ऑफ नेम ऑफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है हर चैप्टर के एंड में, जहां पर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है और उन्होंने जिस भी ईयर में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, इस बारे में हम अलग से पढ़ते हैं। अलग से मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करती हूँ ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन जब साइंटिस्ट के नाम पर आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लें। Then we go with the previous year question video. Previous year question का जो वीडियो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले सालों में नीट के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें हम डील करते हैं फॉर पर्टिकुलर चैप्टर, और हर चैप्टर के लिए हम ऐसा करते हैं। एंड देन वी गो विद द डाउट सॉल्विंग सेशन, जहां आप मुझे डाउट्स, अपने सुंदर सुंदर नोट्स, अपने माइंड मैप्स, अपने फ्लो चार्ट्स, अपने डायग्राम्स मुझसे शेयर करते हो और फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं। फॉलोड बाय वीकली टेस्ट पेपर एंड द गाइडेंस सेशन। व्हाट इज दिस गाइडेंस सेशन अबाउट? इट इज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो नीट के या एनटीए के आते हैं। तो आप उसे अगर नहीं देख पा रहे हैं, नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे आपके लिए प्रोवाइड ऑलरेडी कर रहे हैं। कभी कभी होता है हम रास्ते में भटक जाते हैं, हमारा गोल जो है हम उससे भटक जाते हैं, हमारे से, तो हम उस चीज के लिए भी आपको लगातार बनाए रखते हैं आपके अंदर मोटिवेशन। तो आपको बस फॉलो करके क्या करना है, सारी चीजों को अडैप्ट करते जाना है। देन वी गो विद द चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, जहां पर आपको हर चैप्टर का बिल्कुल माइंड मैप दिमाग में सब बैठ जाए, एंड द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सो दिस एंटायर थिंग इज आवर नीट कोर्स मॉड्यूल। और इसके अलावा भी हमारे पास एनसीईआरटी सेशंस हैं आफ्टर एवरी चैप्टर। हर चैप्टर के लिए एनसीईआरटी सेशन अलग से होता है, जहां हम एनसीईआरटी को पर्टिकुलरली रीड करते हैं और फिर उसको हम समझते हैं फिर से वापस से कि एनसीईआरटी के शब्दों में क्या क्या चीजें हैं। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है, पूरा कोर्स है, आई मस्ट से, जो हमें नीट के लिए करना है और पढ़ करके बहुत अच्छे से नीट का एग्जाम निकालना है। तो आइए अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स की। जब हम जिम्नोस्पर्म को क्लासिफाई करते हैं तो यहाँ 2 चीजें होती हैं जो आपके नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि क्लासिफिकेशन में थे कौन कौन, उनके हमें नाम पता होना चाहिए। लेकिन हम क्लासिफिकेशन के बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ हम उन्हीं डिटेल्स में जाते हैं, उन्हीं एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं जो हमारे नीट के लिए ज़रूरी हैं और हमारी एनसीईआरटी में भी जिनका जिक्र है। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन था जिम्नोस्पर्म को 7 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। कितने टाइप्स में? 7 टाइप्स में। ये जो क्लासिफिकेशन है उनके बस नाम हमें पता होना चाहिए।
कुछ क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, जिनको आपको जानना जरूरी है, सबको जानना जरूरी नहीं है। कुछ पॉइंट्स, कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं इनमें से क्लासिफिकेशन के कुछ टाइप्स आपको पढ़ाऊंगी आज के सेशन में, जो सिर्फ आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी में सब में नहीं जाना है। और आपको पता चलेगा क्यों नहीं जाना है। हम किसी चीज को कब पढ़ते हैं? जब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो एग्जिस्ट करती है। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो क्या पढ़ोगे? एक्सटिंक्ट हो गई होगी तो क्यों पढ़ना है ना? तो देखिए, क्लासिफिकेशन जब हुआ जिम्नोस्पर्म का, तो उसे 7 मेजर टैक्सा में क्लासिफाई किया गया। 7 मेजर टैक्सा में इसे क्लासिफाई किया, यानी हम कह सकते हैं कि 7 मेजर डिविजन्स हुए जिम्नोस्पर्म के। और ये किसने किया? साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट, गिफर्ड एंड फॉस्टर ने 1989 में दिया था। किसने क्लासिफिकेशन दिया था? हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, उसमें पहली लाइन लिखेंगे बाय हुम, बाय गिफर्ड एंड फॉरेस्ट 1989। ठीक है, ये हो गई हमारी 2 लाइन। अब आओ क्लासिफिकेशन में क्या क्या नाम, यानी कि आपका आज का कमेंट सेक्शन वाला होमवर्क, राइट। सो पहला डिवीजन जो था, सबसे पहला डिवीजन है प्रोजिम्नोस्पर्मोफाइटा। जिम्नोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म के आगे प्रो लगा दिया, तो सबसे पहला वाला प्रोजिम्नोफाइटा। ये जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसीलिए हमें इसके बारे में पढ़ना नहीं है आगे कुछ, क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो गए। हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए? नाम, प्रोजिम्नोफाइटा। फर्स्ट वन पे आप क्या लिखोगे? प्रोजिम्नोफाइटा। सेकंड वाला डिवीजन जो है वो है टेरिडोस्पर्मोफाइटा। टेरिडोस्पर्मोफाइटा। अब आप बोलोगे मैम ये जिम्नोस्पर्म है तो इसमें टेरिडो क्यों आ गया? बहुत सारे फीचर्स इनके एक जैसे थे और इनमें कुछ कनेक्टिंग लिंक्स भी हुआ करती थी। तो ऐसे ही एक जो डिवीजन था वो था क्या? टेरिडोस्पर्मोफाइटा। इसकी स्पीशीज भी सारी की सारी एक्सटिंक्ट हो गई, तो इसे हमें आगे नहीं पढ़ना, सिर्फ नाम जानना जरूरी है। फॉलोड बाय थर्ड डिवीजन आया साइकैडोफाइटा। साइकैडोफाइटा हो तो गया है एक्सटिंक्ट, लेकिन फिर भी कुछ उसके ऑर्गेनिजम्स हमें आज भी मिल जाते हैं। और इसी में से एक एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम पूरी तरह डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। वो क्या है? ये एक्चुअली एक्सटिंक्ट तो हो गए, लेकिन फिर भी कुछ लिविंग है, तो प्लांट्स आर कॉमनली कॉल्ड साइकैड्स। और ये जो साइकैड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द जिम्नोस्पर्म, इसीलिए हम साइकैड्स को कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक, तो पहले 3 का नाम जितनी ज्यादा बार बोलोगे, जितनी ज्यादा बार लिखोगे, जितनी ज्यादा बार सुनोगे, उतना जल्दी याद होगा। ठीक है, प्रोजिम्नोस्पर्मोफाइटा, टेरिडोस्पर्मोफाइटा एंड साइकैडोफाइटा, ये 3 याद हुए। ठीक, इसमें से हमने 3 डिवीजन निकाले। अब जिसमें आपने साइकैडोफाइटा लिखा है, साइकैडोफाइटा के पास ब्रैकेट में अलग कलर के पेन या पेंसिल से हमारे पास एक और नाम होना चाहिए, साइकैड, विच इज इंपॉर्टेंट, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। दैट्स इट, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ डिवीजन है साइकैडियोफाइटा। साइकैडियोफाइटा सारे के सारे कैसे हैं? एक्सटिंक्ट हैं। तो अगेन हमें इसके बारे में सिर्फ नाम याद करना है, आगे नहीं देखना। ठीक, देन वी गो विद द डिवीजन 5, दैट इज गिनकोफाइटा। गिनकोफाइटा जो है ये भी सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लेकिन एक मेडन हेयर ट्री के नाम से गिनको बिलोबा। गिनको बिलोबा एक ऐसा गिनकोफाइटा है, यानी कि टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म है जो आज भी प्रेजेंट है, जबकि इसके साथ के बाकी ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब नहीं प्रेजेंट है। इसके बाद आता है 6th डिवीजन, विच इज कोनीफेरोफाइटा। अब कोनीफेरोफाइटा तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब कोनीफेरोफाइटा जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल्दो इसके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन साइकैड की तरह इसके पास भी एक ऑर्गेनिज्म है जो हमें पढ़ना है, और वो कौन है? इट इज द कोनीफर। The plant are commonly called conifer। कुछ जो लिविंग कोनिफर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Then we have the 7th division, that is gnatophyta। gnatophyta में ऑर्गेनिजम्स आज भी प्रेजेंट है, so it includes gnatum, ephedra and velvestia। ये 3 ऑर्गेनिजम्स किस में आते हैं? ग्नेटोफाइटा में। ये 3 प्लांट्स ग्नेटोफाइटा में आते हैं। द लिविंग प्लांट्स क्लोज टू एंजियोस्पर्म्स इन हैविंग। अब ये जो देखो क्या होता है ना, कि जब टेरिडोफाइटा से हम आगे चले थे, तो टेरिडोफाइटा के बाद हम जिम्नोस्पर्म पे पहुंचे। जिम्नोस्पर्म के बाद कौन आएगा? एंजियोस्पर्म, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट आएगा। अभी हमारा जिम्नोस्पर्म सिर्फ सीड बनाता है, फ्लावर नहीं बनाता, मानते हो?
तो इसी तरीके से जैसे टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच में कोई कनेक्टिंग लिंक हुआ करता था, वैसे ही जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यानी कि नॉन फ्लावरिंग सीड वाला प्लांट और फ्लावर देने वाला सीड वाला प्लांट, इन दोनों के बीच में भी एक कनेक्टिंग लिंक है जिसमें थोड़ा सा इधर का फीचर थोड़ा सा उधर का फीचर दोनों प्रेजेंट है। तो वो कौन है? इट इज द ग्नेटोफाइटा। ग्नेटोफाइटा डिवीजन के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कौन कौन है? ग्नेटम, एफिड्रा एंड वेल्वेस्टिया, जो क्या कहलाते हैं? लिविंग प्लांट्स क्लोज टू एंजियोस्पर्म, जो बहुत ज्यादा करीबी हैं एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह, हैविंग जेनिटेलियन वेसल्स एंड फ्लावर्स लाइक अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल्स। इसमें स्पोरोफिल्स यानी वो जो लीफ होती थी जिसके ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट रहते थे, वो वाली लीफ का कुछ अरेंजमेंट इस तरीके का है कि वो फ्लावर्स जैसी दिखती हैं। इसीलिए हमने बोला कि हमें कुछ फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर पहली बार देखने को तो मिल गया था, कुछ लग रहा था सुंदर सा फ्लावर वाला स्ट्रक्चर है, तो हमने कह दिया कि भाई ये वाला जो है ये हम बोल सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा एंजियोस्पर्म की तरह दिखता है। इसीलिए ये जो डिवीजन है ये इंपॉर्टेंट है। इतनी बात समझ में आई। हमें कोनिफर और साइकैड को तो बहुत इंपॉर्टेंस देकर पढ़ना है। तो पहले वाले तीन कौन थे? इट वाज प्रोजिम्नोस्पर्मोफाइटा, टेरिडोस्पर्मोफाइटा, साइकैडोफाइटा, साइकैडोफाइटा, हाँ साइकैडोफाइटा अलग है और साइकैडियोफाइटा अलग है। साइकैडो और साइकैडियोफाइटा दोनों अलग अलग हैं। देन वी हैव गिनकोफाइटा, देन वी हैव कोनिफेरोफाइटा एंड देन वी हैव ग्नेटोफाइटा। सो दीज 7 आर द डिविजन्स अंडर जिम्नोस्पर्म्स, जिसमें से हमें सबसे पहला टाइप पढ़ना है साइकैडोफाइटा के साइकैड का, साइकैडोफाइटा के साइकैड का, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कोनिफेरोफाइटा के कोनिफर्स और फिर हम देखेंगे क्या? ग्नेटोफाइटा। तो ये हमारे 7 जो डिविजन्स हैं वो हैं जिम्नोस्पर्म्स के, जिनके नाम हमें पता होना चाहिए। कभी किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में कहीं अगर पूछ लिया गया, कहीं अगर दे दिया गया, तो हमसे उस पर गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं। एटलीस्ट हमें पता रहेगा कि दिस सर्टेन डिविजन बिलोंग्स टू द जिम्नोस्पर्म which no longer exist, they are extinct. ओके, ऑल राइट, ये नोट कर लीजिए, नाम नोट करने हैं सबके, ठीक है? और अलग कलर के पेन या पेंसिल से जहां पर कोनिफर लिखा है वो भी लिखना है, ठीक? ओके, और हाँ ये भी लिखना है, मन में आ रहा होगा, ग्नेटोफाइटा भी लिखना है क्या मैम? हाँ, उसके नाम भी लिखना है, ग्नेटम, एफिड्रा एंड वेल्वेस्टिया। और अगर आपको याद नहीं रहता है, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे लिख लेना चाहिए क्योंकि यही नोट्स 2 साल बाद भी पढ़ने रहेंगे, तो 2 साल बाद एज इन 1 साल या 1 साल का समय तो मान लो लगेगा ही लगेगा, तो याद रहे हमें। इसीलिए अगर आप चाहो तो लिख सकते हो दैट इट हैज फ्लावर लाइक अरेंज्ड स्पोरोफिल, फूल के जैसे पत्तियां इसकी जो हैं वो अरेंजमेंट शो करती हैं। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था साइकैड्स की बात करनी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकैड्स की, ठीक? और अभी हम पढ़ के आए हैं साइकैड्स किसको बिलोंग करते हैं? साइकैड्स बिलोंग करते हैं टू द डिवीजन साइकैडोफाइटा, टू द डिवीजन साइकैडोफाइटा, ठीक? अब ये जो साइकैडोफाइटा के साइकैड ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें दे इंक्लूड अबाउट 100 लिविंग जेनरा। 100 लिविंग जेनरा यानी कि हम पढ़ते थे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, वो जीनस में इसके पास 100 है, 100 जेनरा प्रेजेंट है इसके, ठीक? सो द साइकैड इंजॉयड वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, और एक्चुअली आज जो ये साइकैड हमारे पास प्रेजेंट है और इसकी बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो खत्म हो गए, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि भाई ये दुनिया में ना वाइड स्प्रेड है, यानी दुनिया में बहुत सारी जगह प्रेजेंट है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसी रीजन से कहीं कहीं आज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है? सो The cycad enjoyed worldwide distribution during the age of giant dinosaur, और ये आज से नहीं, ये तब से है जब डायनासोर्स का एरा हुआ करता था, यानी कि जिसे हम जुरासिक पीरियड कहते हैं, ये उस समय से पूरी दुनिया में फैला हुआ था। Today the living genera are confined to the tropical and subtropical regions of the world। और भाई आप खुद सोचो कि मेरे पास एक समय था सदियों पहले का, कुछ सालों नहीं, बहुत सालों पहले का, जहां पर दुनिया में हर जगह क्या प्रेजेंट थे? साइकैड, साइकैड, साइकैड हर जगह प्रेजेंट थे। अब आप खुद सोचो, जब कोई चीज दुनिया में इतनी जगह प्रेजेंट है तो सारे एक साथ तो मर नहीं सकते, राइट? सारे एक साथ एक्सटिंक्ट हो नहीं सकते, तो फिर खत्म होते 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 कुछ जगह आज भी ऐसी बच गई जहां पर अभी भी साइकैड पाया जाता है। और वो कौन सी जगह है? इट इज दी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स।
ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, जहां ये आज भी पाया जाता है। ठीक, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में अगर मैं आपसे पूछूं कि और कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा पाया जाता है, प्लांट की बात नहीं कर रही, एनिमल की बात कर रही हूं, ठीक है। तो अगर मेरे पास ट्रॉपिकल रीजन है या फिर मेरे पास सब ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म प्लांट से ज्यादा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है? हिंट दे देती हूँ, बड़ा ही क्यूट सा ऑर्गेनिज्म है, बहुत प्यारा सा, उसको देखते ही मन करने लगता है कि थोड़ा सा उसके साथ खेल लिया जाए। तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? फटाफट से सोच के बताओ कौन है। अब जब मैंने इतना बता दिया तो देखो तुम्हारा दिमाग दो ही जगह जा सकता है। एक तो तुम सोचोगे कोआला तो होता है क्यूट, पर कोआला तो हमें यहाँ नहीं मिलेगा, है ना, रेन फॉरेस्ट में मिलेगा। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में कौन मिलेगा जो बहुत क्यूट सा होगा, मोटू सा होगा, गिर जाता है, खाना खाता रहता है और सो जाता है, आलसी है। आया समझ में? नहीं आया? चलो अब मैं बता देती हूँ, वैसे आ गया होगा, कुछ लोगों को तो आ ही गया होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द पांडा। पांडा, मैं किसकी बात कर रही हूँ? पांडा की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। ये तो हैं बड़े प्यारे से, इसके अलावा रेप्टाइल्स भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेप्टाइल्स। अब देखो बात में से बात निकलती चली जाती है, नहीं होता ऐसा? जब आप वाइवा देने जाते हो तो आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, आपको मालूम नहीं था, तो आपने उस क्वेश्चन का आंसर देने की बजाय कुछ और ही बोल दिया। अब वो कुछ और में से एग्जामिनर क्वेश्चन लेके आएगा, वापस आपको देगा, परोसेगा। अब फिर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने कुछ और बोल दिया, अब वो वहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब बात में से बात निकलती है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं वहां पर पांडा और रेप्टाइल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, साथ ही में साइकैड्स भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए जो हमारे साइकैड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि साइकैड्स जो हैं वो हमारे पांडा या फिर रेप्टाइल्स हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पांडा ऑफ वेजिटेबल किंगडम। पांडा ऑफ वेजिटेबल किंगडम, क्योंकि एनिमल किंगडम का पांडा तो अलग है, तो प्लांट किंगडम है ये तो इसमें हमने बोल दिया वेजिटेबल किंगडम का पांडा कौन है? साइकैड। मतलब अब तुम्हें याद रखना है साइकैड और पांडा, पांडा और साइकैड, साइकैड और पांडा, ऐसे करके याद कर लेना है। और साइकैड को हम पांडा तो बोलते ही बोलते हैं, रेप्टाइल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। देखो, बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉइटेशन मोस्ट ऑफ द साइकैड स्पीशीज आर बिकमिंग एंडेंजर्ड। बहुत सारी तो खत्म हो भी चुकी हैं और बहुत सारी अभी भी खत्म हो रही है, खतरे में है कि खत्म हो जाएंगी, मतलब एंडेंजर्ड है। एंड देयरफॉर दे हैव बीन रेफर्ड टू एज रेप्टाइल्स। एक्चुअली इसका रीजन क्या है? हमने इसे रेप्टाइल्स बोला है या फिर पांडा बोला है क्योंकि ये कहां पाए जाते हैं? यहां पर लिखा हुआ है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। तो बेसिकली हमने साइकैड के बारे में क्या क्या याद करना है? पहला तो वो बिलोंग करता है साइकैडोफाइटा को, मतलब आपके पास साइकैड के आगे आप पहला पॉइंट लिखोगे बिलोंग्स टू साइकैडोफाइटा, उसके बाद लिखोगे 100 लिविंग जेनरास, 100 लिविंग जेनरास देखे गए। फिर आप लिखोगे कि वाइड स्प्रेड ड्यूरिंग जुरासिक एरिया। फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे नाउ कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। फिफ्थ पॉइंट पे आप लिखोगे ड्यू टू द presence of it in the tropical and subtropical region they are considered as the panda and the reptiles, panda of the vegetable kingdom and reptiles of the plant kingdom। अंतर सिर्फ एक वर्ड का है, यहाँ पर वेजिटेबल का, यहाँ पर प्लांट किंगडम का। ऑल राइट, ये हो गया हमारा साइकैड के बारे में, नोट कर लीजिए। डन? ओके, गुड। नेक्स्ट इज कोनीफर्स। कोनीफर्स जो होते हैं ये सबसे बड़ा ग्रुप होता है। कोनीफर्स जो होते हैं ये सबसे बड़ा ग्रुप होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप। अगर मैं कहूं कि ये लार्जेस्ट ग्रुप है तो मतलब इसमें हमें अप्रोक्सीमेटली कितनी स्पीशीज मिल रही होंगी? अब आप खुद सोचो कि मेरे पास 7 डिविजन्स थे, 7 में से मोस्ट ऑफ देम एक्सटिंक्ट हो चुके थे। कुछ 3 कैटेगरीज ऐसी थी जिसके ऑर्गेनिज्म आज भी हैं, जिसमें से हम 10 जेनरा देख चुके। तो फिर अब मेरे पास सबसे ज्यादा नंबर किसका बचा होगा? सबसे ज्यादा नंबर मेरा कहना है कि कोनिफर है।
ठीक है। लार्जेस्ट ग्रुप है कोनीफर। कितनी स्पीशीज आती है इसके अंदर? आती है 500 तक स्पीशीज। 500 स्पीशीज हैं इसकी। वी हैव 500 स्पीशीज। और कोनीफर्स को कोनीफर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कोन होता है, ठीक है। उसमें मैंने आपको ये ऐसा ड्रॉ करके एक प्लांट बताया था कि भाई ये 1 मिनट, ये मैंने आपको एक ऐसा ड्रॉ करके एक प्लांट बताया था इस तरीके से, और फिर अपन ने उसकी लीव्स बनाई थी। याद आ गया? पिछले सेशन में ही बताया था। और जिसको याद नहीं आया है उसको जाकर देखना जरूरी है। जिसको याद नहीं आया है उसको जाकर देखना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने कहा था इसके ऊपर कुछ कोन्स होते हैं, और वो कोन्स कैसे होते हैं? एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, और फिर उसमें अंदर क्या प्रेजेंट है? ये मेल और फीमेल कोन्स होते थे ना, ऐसे ऐसे कोन्स प्रेजेंट है। ये मेल और फीमेल कोन्स है। छोटा वाला मेल कोन, बड़ा वाला फीमेल कोन। और क्योंकि इसमें प्रेजेंट है कोन, हम इसे कहते हैं कोनीफर। क्योंकि इसमें प्रेजेंट है कोन, सो दे आर कॉल्ड एज कोनीफर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोन। अब ये कोन क्या है? मेल कोन है, तो आप समझ ही गए हो ना, पिछले वाले सेशन में मैंने दिखाया है। नहीं देखा है जिसने, वो अभी यहीं पर सेशन को स्टॉप करेंगे और वापस से कोन वाला पूरा पार्ट देख कर आएंगे, जहां मैंने लाइफ साइकिल समझाई है कि कैसे स्पोरोफाइट बनेगी। तो मेल कोन के अंदर क्या रहेगा? मेल कोन के अंदर आपका आर्किगोनिया एंथ्रीडिया वाला स्ट्रक्चर रहेगा। एंथ्रीडिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे जाकर पोलन बनाएगा, पोलन आगे जाके मेल गैमीट बनाएगा। तो फिर फीमेल कोन में क्या रहेगा? फीमेल कोन के पास रहेंगे कौन से वाले सेल? फीमेल कोन में से हम अगर एक कोन निकाल लें, मतलब ये तो बहुत सारे कोन एक साथ है ना, तो इसमें से हम अगर एक निकाल लें, जैसे आर्किगोनिया, उसके अंदर क्या रहेगा? एक सेल रहेगा। कौन सा सेल रहेगा? मेगास्पोर मदर सेल, जो आगे जाकर मेगास्पोर बनाता था। 4 मेगास्पोर वाले सेल्स रहते थे, 3 डिजेनरेट हो जाते थे, एक बचता था, एंडोस्पर्म बना लेता था, यानी कि न्यूट्रिशियस मटेरियल ऑफ द सीड। बाहर इंटेग्यूमेंट मतलब आउटर कवरिंग बना लेता था। और फिर ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसके पास आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट था, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एग प्रेजेंट है। अब वो एग जो है उसके साथ ये मेल वाला गैमीट जो है फर्टिलाइज होगा बाय दी विंड। विंड की मदद से होता था। म्यूकस का एक ड्रॉप था जिस पर हवा में उड़ता हुआ पोलन बैठा, उसने अंदर पोलन ट्यूब बनाई, वहां से मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास गया, जा करके फर्टिलाइजेशन किया, और वहीं पर ओव्यूल जो था वो सीड में डेवलप हो गया। जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाएगा सीड, सीड बना देगा छोटा सा यंग स्पोरोफाइट, आगे जाकर बन जाएगा मैच्योर स्पोरोफाइट। यही होता था। ये सारी चीजें वहां पढ़ाई थी मैंने। तो कोनीफेरल्स में यही होगा, ठीक है। कोनीफेरल्स इज द लार्जेस्ट ग्रुप अमंग द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का लार्जेस्ट ग्रुप होता है जिसमें कम से कम भी 500 लिविंग स्पीशीज आज भी प्रेजेंट है। ऑफ कोन बियरिंग प्लांट, जिसके पास क्या प्रेजेंट है? कोन्स प्रेजेंट है, कोन्स प्रेजेंट है। ओके फाइन। इसके बाद सम कोनीफर्स आर नॉट ओनली अमंग द लार्जेस्ट ऑन द अर्थ बट ऑल्सो एज ओल्ड एज 3000 ईयर्स और मोर। और कुछ कोनीफर्स तो ऐसे हैं कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में लार्जेस्ट वो यहीं पे पाए जा रहे हैं अर्थ पे। जैसे लार्जेस्ट पाए जाने वाला कौन है? सिक्विया डेंड्रॉन जाइजेंटिनम, ये जो है ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें से दे आर ऑल्सो प्रेजेंट फ्रॉम 3000 ईयर्स, 3000 साल पहले से प्रेजेंट है, और कहो इससे भी ज्यादा पहले से प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल कौन है? पाइनस लॉन्गविया, ठीक। तो लॉन्गविया से याद रखना, लॉन्ग टाइम से प्रेजेंट है, मैंने ऐसे ही याद किया था। दे आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मिंग एक्सटेंसिव फॉरेस्ट इन दी नदर्न एंड दी सदर्न हेमिस्फीयर। और इतने ज्यादा प्रेजेंट हैं कि नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में इन्होंने अपने आप में पूरा का पूरा फॉरेस्ट बना रखा है भाई। फॉरेस्ट प्रेजेंट है पूरा का पूरा, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स कोनीफर्स के प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट कोनीफर। कोनीफर के आगे पहला पॉइंट लार्जेस्ट ग्रुप, दूसरा पॉइंट 500 स्पीशीज, तीसरा पॉइंट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोन वाले प्लांट है, तो कोन बियरिंग प्लांट्स, ठीक। तीसरा पॉइंट कोन बियरिंग प्लांट। लार्जेस्ट प्लांट ऑन अर्थ
लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ कौन सा वाला, सिक्वेडेंड्रॉन जाइजेंटम। एंड 3000 ईयर्स ओल्ड, 3000 ईयर पुराना कौन सा है, इट इज द पाइनस लॉन्गेविया, लॉन्ग टाइम से प्रेजेंट पाइनस लॉन्गेविया। ठीक, और कहां पर प्रेजेंट है, फॉरेस्ट कहां बनाएंगे ये, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। यही बस 5 बातें हमें कोनिफर के बारे में याद रखनी है, नोट कर लीजिए इसको। डन। अच्छा, अगर किसी को कोन में प्रॉब्लम है तो आप कोन के सामने ऐसा एक डायग्राम बना लो, आपको याद रहेगा, सुंदर भी लगेगा, तो देखते ही आप समझ जाओगे अच्छा हाँ ये तो कोनिफर है, इसमें ऐसा ऐसा होता था, मैम ने बताया था। ठीक है, डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। भाई अगर हमें इससे कोई फायदा ही नहीं होना तो हम इसे पढ़ेंगे क्यों, है ना। तो हमारे लिए कुछ तो लालच होना चाहिए कि हम इसे पढ़ें। तो व्हाट इज दैट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्यों पढ़ना है हमें इन जिम्नोस्पर्म्स को, और हम क्यों साइकैड को पढ़ रहे हैं, क्यों हम कोनिफर्स को पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इसे पढ़ने की। भाई हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मिलने वाली है हमें इससे। व्हाट इज दैट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, पहले नंबर पे है ऑर्नामेंटल यूज। ऑर्नामेंटल यूज सारी लड़कियां समझ गई होंगी मैडम बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, मतलब व्हाई इज इट सो नेसेसरी। और लड़कियां समझ गई होंगी क्योंकि लड़कियों को ज्यादा घर सजाने का शौक रहता है, कहीं भी देख रहे हैं अरे बहुत अच्छा लग रहा है, चलो मम्मी ये भी ले लेते हैं, चलो मम्मी वो भी ले लेते हैं। लड़के थोड़े ऐसे रहते हैं, ठीक है यार मम्मी, मम्मी बोलेंगी दिवाली पे देखो ये कैसा लग रहा है, मैं ये झालर लेके आई हूँ, अब वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, उसको अच्छा बुरा कुछ समझना नहीं है, ना उसे समझ में आएगा। तो क्या होगा कि देयर इज दिस इज द टेंडेंसी। लेकिन हाँ ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ बॉयज ऐसे भी होते हैं घर में जिन्हें बहुत शौक होता है, इसको ऐसा रखते हैं, इसको वैसा रखते हैं, इसको हटा दो पूरा और इसकी जगह अपन ये लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। इट हैपेंस, ऑल काइंड ऑफ पीपल डू एग्जिस्ट, है ना। तो ऑर्नामेंटल प्लांट की वैल्यू जो होती है, एक्चुअली कहने का मतलब ये था कि वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि भाई सजाने के काम आएंगे, सुंदर लगेगा, कहीं भी रखे रहेंगे। ऑर्नामेंटल यूज आते हैं कौन, जिम्नोस्पर्म। सोचो फूल नहीं बना है, फ्लावर अभी भी प्रेजेंट नहीं है, सीड ही बनाते हैं फिर भी सुंदर लग रहे हैं। सो ऑर्नामेंटल यूजेस होते हैं इनके कुछ। ऑर्नामेंटल यूजेस में मेनी जिम्नोस्पर्मस प्लांट जैसे एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट, साइकस रेवल्यूटा, थ्यूजा, अरोकेरिया, क्रिप्टोमेरिया, ये तीनों के तीनों ऑर्नामेंटल यूज वाले प्लांट हैं इनटू द जिम्नोस्पर्म्स, आर यूजुअली कल्टिवेटेड इन गार्डन्स एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। लोग इसे गार्डन में लगाना पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगेगा। कौन कौन सा, साइकस रेवल्यूटा, थ्यूजा, अरोकेरिया एंड क्रिप्टोमेरिया, all 3 of them are the ornamental plants। और ऐसा नहीं कि इसके अलावा कोई और है नहीं, इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स हैं, हमें कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स के नाम पता होने चाहिए जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उतना हमने याद कर लिया। ठीक, नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ वुड। सोर्स ऑफ वुड, वुड ऑब्टेन होगा यहां से, यानी कि हमने पढ़ा था जब हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ना चालू किया था तो हमने बोला था कि इसकी जो स्टेम होगी वो हमें कुछ वुडी लगेगी, वुडी हार्ड स्टेम लगेगी। सो व्हाट इज दैट वुडी हार्ड स्टेम, वुड देने वाली है। पहले मैं इसके आगे आपको एग्जाम्पल्स याद कराऊंगी, इसीलिए पहले ऑर्नामेंटल यूजेस में समझ में आ रहा है ना, यूज्ड टू कल्टिवेट इन द गार्डन एज ऑर्नामेंटल प्लांट, और उसके बाद नीचे दूसरे कलर के पेन या पेंसिल से तीनों के एग्जाम्पल लिखो, साइकस रेवल्यूटा, थ्यूजा, ओरोकेरिया एंड क्रिप्टोमेरिया। लिख लिया, ओके। अब सोर्स ऑफ वुड की हम बात कर रहे थे। बहुत सारे ऑर्नामेंटल बोल रही हूं, बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ वुड प्रोवाइड कर सकते हैं। मैडम अच्छा क्वालिटी ऑफ वुड क्या है, व्हाट इज दैट। देखो वुड जो है हमें जब चाहिए है तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी वुड का सामान कभी मन कर गया इस दिवाली पे ड्राइंग रूम में रखा है, अगली दिवाली पे बेडरूम में, उसकी अगली दिवाली में किसी और रूम में। होता है ना, वुड की चीजों को हम इधर उधर खिसका लेते हैं। अब जब आप उसे खिसकाते हो तो आप सोचते हो बहुत भारी है यार, कौन मम्मी इसको यहाँ से उठा के वहां रखेगा, बहुत भारी है, रहने दो इसको यहीं रखा रहने दो, दूसरा ले लेंगे। मतलब क्योंकि इट वॉज वेरी हैवी वेटेड वुड, यू डिडंट लाइक टू यूज इट, राइट।
तो बहुत अच्छी बात जिम्नोस्पर्म के वुड में ये होती है कि जिम्नोस्पर्म जो वुड प्रोवाइड करता है वो वुड तो है लेकिन लाइट वेटेड वुड है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है, जल्दी से सामान इधर से उधर रखा जा सकता है। सो गुड क्वालिटी ऑफ वुड विच इज लाइट वेटेड और बहुत सुंदर ब्राइट कलर का वुड होता है किसका, जिम्नोस्पर्म का। मेनी जिम्नोस्पर्मस ट्री पर्टिकुलरली कोनीफर्स, ये भी हमें कहां से मिलेगा वुड, कोनीफर्स से मिलेगा। कोनीफर्स एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ गए हैं और इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, इसीलिए यहां लिखे हैं और आपको भी लिखने पड़ेंगे। इसमें 2-3 एग्जाम्पल से नहीं चलेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहला है पाइन, सिडार, डॉगलास फिर, डॉगलास फिर इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, स्प्रूस, लार्क, हेमलॉक, यू एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। लिखो मेरे साथ, लिखो पाइन, पाइन, पाइन के बाद सिडार, पाइन के बाद सिडार, सिडार के बाद डोगलास, डोगलास फिर, डोगलास फिर के बाद लार्क, लार्क, लार्क के बाद यू, यू के बाद हेमलॉक, हेमलॉक के बाद स्प्रूस। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं किस चीज के, वुड देने वाले, वुड देने वाले जिम्नोस्पर्म्स के, वुड देने वाले जिम्नोस्पर्म्स के, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर से यू, हेमलॉक, स्प्रूस, यू, हेमलॉक, स्प्रूस, पाइन, सिडार, डोगलास फिर, पाइन, सिडार, डोगलास फिर एंड लार्क, ठीक, लार्क, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं वुड देने वाले जिम्नोस्पर्म्स के। आर ऑफ, आगे क्या लिखा है, आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर देयर लाइट कलर्ड, मैंने बोला था सुंदर लाइट कलर के दिखेंगे, स्ट्रेट ग्रेन्ड होंगे एंड लाइट वेटेड सॉफ्ट वुड मिल जाएगा, लाइट वेटेड सॉफ्ट वुड मिल जाएगा। कंफ्यूज मत होना, ये वो वाला वुड नहीं है, वो जो घर में अपन टेबल, वो जो आप बेड पर रख करके, मैंने देखा कुछ बच्चों के उसमें जब उन्होंने नोट्स भेजे तो नीचे वो वुड वाली टेबल है, दैट इज अनदर थिंग, बट दिस वुड इज अनदर थिंग, ओके। तो वुड ये भी दे रहा है, लाइट वुड, सॉफ्ट वुड देगा। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, पहला एग्जाम्पल है यू, यू, हेमलॉक, स्प्रूस, यू, हेमलॉक, स्प्रूस, पाइन, सिडार, पाइन, सिडार, डॉगलास फिर एंड लार्क। So this is all about the source of wood and the ornamental uses. Ornamental uses के भी जल्दी से examples याद कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। It is the थूजा, थूजा के बाद औरोकेरिया, थूजा के बाद औरोकेरिया, औरोकेरिया के बाद क्रिप्टोमेरिया। एटलीस्ट ये तो याद होने चाहिए, एटलीस्ट ये 3 याद होने चाहिए, ठीक है। साइकस भी कर सकते हो आप, साइकस रेवल्यूटा अगर याद रहता है तो वो भी कर सकते हो। मैं लिख दूं यहां साइकस रेवल्यूटा, साइकस रेवल्यूटा, ठीक, ये हो गए। 4 एग्जाम्पल इसके करने हैं, 7 एग्जाम्पल इसके हैं, ऑलराइट, ओके। नाउ सी दी नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एडिबल प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, जब तक खाना ना मिले तब तक कैसे चलेगा। तो एडिबल प्रोडक्ट भी है जिम्नोस्पर्म्स जो हमें देता है, खाने वाले प्रोडक्ट्स भी देता है। स्टेम होती है और सीड जो होते हैं साइकैड्स के, दे आर यील्ड सागो, है ना। तो सागो के पास क्या है, स्टार्च है, तो ऑब्वियसली बढ़िया सा फूड मटेरियल हो जाएगा। सो सीड्स ऑफ मेनी साइकैड्स एंड कोनिफर्स आर एडिबल, उन्हें हम खाने के लिए यूज करते हैं। सीड्स ऑफ पाइनस ग्रैडेनिया, ग्रैडेनिया, पाइनस ग्रैडेनिया के जो सीड्स होते हैं, दे आर यूज्ड एज ड्राई फ्रूट, जिसे हम चिलगोजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिलगोजा, जो ड्राई फ्रूट आता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो वो कहाँ से मिलता है हमें, पाइनस, पाइनस, पाइनस ग्रैडेनिया, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है एडिबल के बारे में। इसके बाद आता है मेडिसिनल यूज। भाई दवाइयां अक्सर देखो, मैं आपको याद करने का एक तरीका बताऊं। मैंने आपको ब्रायोफाइटा पढ़ाया, एल्गे पढ़ाया, सबसे पहले एल्गे, एल्गे के बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद
टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म। मैंने सब चीजों में आपको एग्जाम्पल्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताए हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताने का मेरा मेन पर्पस, मेन मोटिव यही रहता है कि आपको एक तो एग्जाम्पल्स उसके अच्छे से याद हो जाते हैं और आपको पता रहता है, आप एनलाइटेंड रहते हो कि कौन सी चीज कहां पर यूज होने वाली है। तो हर एक प्लांट के लिए कुछ चीजें हमें कॉमनली मिलती हैं। वो चीजें क्या हैं? देखो, जो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, रेजिन हो गया, टेनिस हो गया, तो हम उस चीज को याद रख सकते हैं। एक तो इसका वेस्ट जो निकलेगा, दूसरा हम इसकी स्टेम का जो यूज करेंगे, अब देखो वुडी स्टेम का यूज आने लगा, तीसरा कुछ खाने का प्लांट से मिल ही जाता है, हर प्लांट से कुछ ना कुछ खाने की चीज मिल जाती है, तो वो हम इंक्लूड कर लेते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में। इसके बाद ऑर्नामेंटल वैल्यू देख लो और मेडिसिनल वैल्यू देख लो। ये 5 चीजें आपको हर चीज में पता होनी चाहिए। क्या क्या बोला मैंने? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पैसा जहां से मिलेगा वो एक तो सुंदरता है, यानी कि ऑर्नामेंटल वैल्यू। इसके बाद खाने की चीजें जहां से मिलेंगी, यानी कि फूड। इसके बाद हमें क्या मिलेगा? मेडिसिनल पर्पस, जहां से हमें दवाइयां मिल जाएंगी। तो मेडिसिनल तो हमारा बहुत बड़ा मसला हल कर देता है। इसके बाद इसका वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि टेनिस, रेजिन, गम, जहां से भी मिल सके वो ले लो, एडिबल प्रोडक्ट्स ले लो। ये हो गए 5 इंपॉर्टेंट बातें। तो आपको अलग से बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मैडम ठीक है, 5 चीजों 5 जगह हर प्लांट ऑलमोस्ट यूज हो जाता है। तो अब मेडिसिनल यूज क्या है? स्पीशीज ऑफ एफिड्रा। एफिड्रा की जो स्पीशीज होती हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आप कॉलेज में जाओगे, मेडिकल कॉलेज में, तो आपको समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यील्ड बनाती हैं। एंड एल्कलॉइड जिसे हम एफिड्रिन कहते हैं, क्या कहते हैं? एफिड्रिन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एफिड्रिन, बहुत इंपॉर्टेंट है एफिड्रिन। ये किस चीज के लिए काम आता है? ये मेडिसिन बनाने के काम आता है। कौन सा ट्रीटमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है एफिड्रिन। आप अस्थमा में पढ़ते ही पढ़ते हो, तो कफ में, अस्थमा में एंड ब्रोंकाइटिस यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी प्रॉब्लम होगी, ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकस में जो हमारे ब्रोंकस है जो लंग्स के अंदर जाएंगे, उन ब्रोंकस में सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, तो ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, या फिर हमें कफ हो रहा हो तो उसमें एफिड्रिन से बनी हुई दवाइयां दी जाती हैं। और एफिड्रिन कहां से मिलता है? एफिड्रा। एफिड्रा कौन है? जिम्नोस्पर्म। ठीक। एंड अ गम, एक देखो गम भी आ गया, गम फॉर साइकस रम्फी एंड साइकस सेर्सिनिलिस इज नोन टू ट्रीट ट्यूमर्स। ये ट्यूमर ठीक करने के भी काम आता है। इन स्पाइट ऑफ दैट, ट्यूमर वाली दवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो कफ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वाली मेडिसिन जो हमें एफिड्रिन से मिलती है। एफिड्रिन कहां से आया? एफिड्रा से। एफिड्रा कौन है? एफिड्रा है जिम्नोस्पर्म। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई एडिबल प्रोडक्ट और मेडिसिनल यूजेस की। ऑलराइट, ओके, लिख लिया। नेक्स्ट इज रेजिन्स। रेजिन्स मैंने बोला था, रेजिन क्या होता है? एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो डक्ट्स में से सेक्रीट होता है, या खुली जगह कैविटी में से, या कैनाल में से, कोनीफर्स ट्री में से। कोनीफर्स ट्री जो कोन वाले ट्रीज होते हैं उनमें कभी कभी कोई ओपनिंग होती है, कोई कैविटी यानी खाली जगह होती है, कोई ट्यूब होती है, तो उसमें से कभी कभी हमें सेमी फ्लूइड टाइप का कुछ पदार्थ मिल जाता है, कुछ सब्सटेंस मिल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेजिन कहते हैं। और ये जो रेजिन है ये कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है अलग अलग एसेंशियल ऑयल, क्योंकि प्लांट में एसेंशियल ऑयल तो होता है, तो उसका प्रोडक्ट है कंटेनिंग टर्पीन्स। टर्पीन्स होते हैं, रेजिन होते हैं, रेजिन एसिड्स एंड एस्टर्स होते हैं, और फिर ये अलग अलग चीजें बनाने के काम आएंगे। दे आर कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड विच ग्रेजुअली हार्डन ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ ऑयल दे कंटेन। और धीरे धीरे क्या होता है, ये सेमी फ्लूइड हम निकाल लेते हैं, निकालते जाते हैं, अब इसमें से इवेपोरेशन हो जाता है ऑयल वाले पोर्शन का, तो उसका इवेपोरेशन जैसे ही होगा तो ये हार्ड टफ मटेरियल बन जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ रेजिन हैज बीन यूटिलाइज्ड कमर्शियली इन मैन्युफैक्चर ऑफ वार्निश, वाटरप्रूफ पेंट, सीलिंग वैक्स। कहीं पे सीलिंग करनी है तो सीलिंग वैक्स लगाने के काम आएगा, पेंट बनाने के काम आएगा, वार्निश बनाने के काम आएगा जो हम पेंट करते हैं। तो रेजिन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। और देखो, कोई रेजिन का यूज आप पहली बार आज नहीं पढ़ रहे हो, बचपन से प्लांट के बारे में हमने रेजिन 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 पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इसका रेजिन का काम। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज, मैंने बोला था टेनिस भी मिल जाता है, तो टेनिस जो होता है वो भी मिलता है हमें किससे? जिम्नोस्पर्म्स की मदद से। एक टेनिस जो है वो एक फिनोलिक सब्सटेंस होता है। फिनोलिक सब्सटेंस का मतलब जहां पर फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट हो। सो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ स्यूगो कैंडेंसिस, जैसे हम हेमलॉक कहते थे। हेमलॉक हमने अभी याद किया है, हेमलॉक हमने अभी याद किया था, मैंने आपको अभी लिखवाया था। हेमलॉक से हमें वुड भी मिलती है और हेमलॉक से हमें टेनिस भी मिलता है, तो इसीलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया। एक ही
टाइप के ऑर्गेनिज्म से, एक ही टाइप के प्लांट से हमें दोनों चीजें मिल रही हैं, वुड भी मिल रहा है और टेनिस भी मिल रहा है। टेनिस क्या है? फिनोलिक सब्सटेंस है। इसके बाद एसेंशियल ऑयल्स, जो जिम्नोस्पर्म से एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं वो यूज होते हैं परफ्यूम्स बनाने के लिए। वाह यार, मुझे तो खुशबू ही आ गई। परफ्यूम बनाने के लिए यूज होते हैं, सब परफ्यूमरीज में, यानी कि परफ्यूम बनाने वाली इंडस्ट्रीज में, और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी इन्हें यूज किया जाता है। मेनी जिम्नोस्पर्म यील्ड एसेंशियल ऑयल यूज्ड इन परफ्यूमरी एंड फ्लेवरिंग एजेंट। तो हमने कितने एग्जांपल्स पढ़े, कितने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़े? परफ्यूम बनाने के काम आ रहा है, मतलब एसेंशियल ऑयल निकाल लो, टेनिस निकाल लो, फिनोलिक कंपाउंड, वुड निकाल लो, कितने हो गए? टेनिस, रेजिन, वुड, टेनिस, रेजिन, वुड, एडिबल, मेडिसिनल, एडिबल, मेडिसिनल, रेजिन, ठीक है। इसके बाद हमें क्या मिला? हो गया, ये भी कर लिया, ऑर्नामेंटल एंड सोर्स ऑफ वुड, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। तो ये हमारे यूजेस हैं किसके? जिम्नोस्पर्म के। क्लियर? फिर से देखो, ऑर्नामेंटल के एग्जांपल यहीं पे सेशन में याद करके जाओ, थ्यूजा, एरोकेरिया, क्रिप्टोमेरिया एंड साइकस रेवोल्यूटा। और उसके बाद वुड का हेमलॉक, हेमलॉक से हमें टेनिस भी मिल रहा था, तो हेमलॉक, यू, स्प्रूस, पाइन और सिडार, डॉगलास फिर एंड लार्क। ये हो गए हमारे किसके एग्जाम्पल? एडिबल के और वुड के। इसके बाद आया एडिबल प्रोडक्ट, वुड के थे और ऑर्नामेंटल। इसके बाद आया एडिबल प्रोडक्ट। एडिबल प्रोडक्ट आपको चिलगोजा मिलेगा। कहाँ से मिलेगा चिलगोजा? सागो की ईल्ड से मिलेगा। मेडिसिनल में एफेड्रिन, एफेड्रिन अस्थमा ब्रोंकाइटिस में यूज होता है ट्रीटमेंट के लिए, ट्यूमर्स में भी यूज होता है, कफ में भी यूज होता है। इसके बाद रेजिन, रेजिन सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है, धीरे धीरे करके उसको इकट्ठा कर लेंगे, ऑयल उसमें से चला जाएगा तो वो हार्ड सब्सटेंस हो जाएगा, वार्निश, पेंट में काम आ जाएगा, ठीक। इसके बाद आया टेनिस। टेनिस ने क्या किया? फिनोलिक सब्सटेंस है, फिनॉल वाला सब्सटेंस, हेमलॉक इसका एग्जांपल है। और इसके बाद एसेंशियल ऑयल जो परफ्यूम बनाने के काम आएगा और फ्लेवरिंग एजेंट के काम आएगा। दैट्स इट। यहां पर हमने अपने जिम्नोस्पर्म्स को लेकर के सारी चीजें पढ़ ली हैं, यानी कि पहले हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़ा, लाइफ साइकिल पढ़ी, सीड कैसे बनेगा, सीड बियरिंग प्लांट है तो कैसे बनेगा, कैसे होगा, स्पोरोफाइट ही क्यों कहलाया, सारी चीजें डील कर ली थी। क्लासिफिकेशन डील किया, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स डील किए, और फिर एट द एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हमने कंप्लीट करी। यहां पर हमारा जिम्नोस्पर्म का पार्ट होता है कंप्लीट, और आपको इन सारे सेशंस को रिवाइज करते रहना है। कहां पर रिवाइज करोगे? रिवाइज करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करो, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। क्या करना है? www.magnetbrains.com टाइप करना है तो ऑफिशियल पेज ओपन होगा इस तरीके से। वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा टू एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, उसमें जाकर अपना टॉप कोर्स नीट सिलेक्ट करिए। नीट पे जाकर बायोलॉजी पे क्लिक करिए, वॉच नाउ। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा, जहां पर आपको वॉच ऑल वीडियोस का एक ऑप्शन दिखेगा। इसमें आप जो भी लेक्चर पढ़ना चाहते हैं सारे लेक्चर्स में से अपना सिलेक्ट कर लीजिए, उस लेक्चर पे जाइए, उस टॉपिक पे जाइए, चाहे क्वेश्चन पढ़ने हो, मल्टीपल चॉइस, प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी सेशन, एनीथिंग, उस पर जाकर क्लिक करिए। और वीडियो पर वॉच नाउ क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं हर एक टॉपिक की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज के सेशन का होमवर्क भी नहीं भूलेंगे। मैं रेगुलरली आपके आंसर्स चेक कर रही हूँ और इसीलिए मैं आपको कमेंट भी देती हूँ कि हाँ, मैंने देखा है कि तुम भी मेहनत कर रहे हो और तुम भी देख रहे हो कि मैं मेहनत कर रही हूँ, तो लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। आज का होमवर्क लिख देना है कमेंट सेक्शन में, मैं चेक करूंगी फिर से, इसी से मुझे आपके नाम याद होते हैं, ठीक है। सो मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर हर बार की तरह यू आर गेटिंग 100% फ्री एजुकेशन फॉर योर नीट कोर्स। पूरा इंटायर कोर्स नीट का फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एक दो वीडियोस, एक दो चैप्टर देखने के बाद भी कोई पैसे वैसे नहीं देने किसी तरह के। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को मेरे लिए ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। सब्सक्राइब कर लेना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाओ ना यार, क्यों नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं करना है, करो, पढ़ो, सब्सक्राइब कर लो, बाकियों को भी बताओ और शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। और वर्चुअल ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर वर्चुअल ग्रुप में हम हैं तो ये हमारा परम धर्म है कि हम क्या कर दें, बहुत ज़्यादा शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे साथ पढ़ सकें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।